Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the hard practicals on accounting equation. उसके accounting equation के गणित करेंगे। तो अभी देखो दिस इज द क्वेश्चन और इसमें आपके क्वेश्चन पढ़ो इलस्ट्रेशन 3। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ डैश, बंदे का नाम है नहीं तो डैश डैश डैश। 1. हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ हरीश नाम लिख दोगे और हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000 दिस वन। तो इसी फॉर्मेट में सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, तो इसमें एसेट्स और लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये सब में कॉमन रुपीज लिखो, नहीं तो हर किसी के नीचे आपको रुपीज लिखना पड़ेगा। और एसेट के साथ रुपीज लिख दोगे तो बेटर है, नहीं तो हर किसी के नीचे रुपीज और हर लायबिलिटी के नीचे रुपीज और कैपिटल के नीचे रुपीज, या आप इकट्ठे एसेट के नीचे कॉमनली रुपीज लिख देना, सब रुपीज में आ जाएगा। एवरी टाइम आपको जितने बार वर्ड्स लिखोगे उतने बार, जितने बार अमाउंट लिखोगे उतने बार रुपीज लिखोगे, नहीं तो कॉमनली ऐसे लिखोगे। देखो हर बार एक रुपीज लिखा हुआ है, ये देखो जितने बार अमाउंट लिखोगे अलग अलग जगह पे, अगर कोई कॉमन सेट में लिखा है तो एक ही रुपीज विल डू। हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, दिस इज द ट्रांजैक्शन 1। हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश पूरा लिखो, आपके कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। सेकेंड है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, दैट इज 20,000। फर्नीचर परचेज फॉर कैश सेकेंड, तो 20,000 कैश गया प्लस 20,000 फर्नीचर आया प्लस 20,000। और लायबिलिटी और कैपिटल में 0, एसेट प्लस एसेट माइनस इज इक्वल टू 0। तो दो ट्रांजैक्शन के बाद यू विल हैविंग वन न्यू इक्वेशन, इसको ऐड कर दो, ये आ गया। थर्ड होता है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, कितना 25,000। तो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट लिख दोगे, या खाली लिख दिया नाम परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो इसका मतलब ये उधार पे है। जब भी नाम आएगा सेल और परचेज में और लिखा नहीं है फॉर कैश और चेक, तो खाली नाम दे रखा है तो उधारी है, ये ध्यान देना है। तो महेश से गुड्स खरीदा और महेश से जो गुड्स खरीदा इसको सीधा ऐसे पेंसिल में देखना है कि स्ट्रेट कितना आ रहा है 25,000। तो स्टॉक बढ़ेगा 25,000 प्लस 25,000 और उधारी बढ़ेगा। महेश इज ए क्रेडिटर, जिससे उधार पे खरीदेंगे ही इज आवर क्रेडिटर प्लस 25,000। फिर ये जो न्यू इक्वेशन आया था दो ट्रांजैक्शन के बाद, इसके साथ ये इक्वेशन को ऐड करके न्यू इक्वेशन आएगा, ये दोनों लाइन को ऐड करके। देन थर्ड के बाद फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश, यानी कैश आ गया, खाली मोहन होता तो उधारी मतलब उधार में बेचा, डेटर बढ़ता और स्टॉक घटता। तो 10,000 का गुड्स बेचा 14,000 में, यानी कैश लिया 14,000, स्टॉक दिया 10,000। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कैश सेल्स। 14,000 का सेल करा, 10,000 का चीजें, तो 4,000 प्रॉफिट आया। तो कैश में 14,000 ऐड करोगे प्लस 14,000 और आपके स्टॉक से 10,000 जाएगा माइनस 10,000 और प्रॉफिट हो गया 4,000 प्लस 4,000। 4,000 आपके प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल। तो अभी न्यू इक्वेशन के बाद इक्वेशन 4 को ऐड करके फिर न्यू इक्वेशन आ गया, ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये है 20,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। तो कैश में आएगा, बताया नहीं तो किस में, तो 5 है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 5,000 20,000 इन्वेस्ट किया प्लस 20,000 इन कैश प्लस 20,000 इन कैपिटल। और कैपिटल विड्रॉन होता तो दोनों माइनस हो जाता, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस। देन न्यू इक्वेशन और फिफ्थ ट्रांजैक्शन को ऐड करके आपके न्यू इक्वेशन आ जाएगा। देन सिक्स्थ वन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन आपके कमाई है, रिसीव कर रहे हो एडवांस में, काम नहीं करा पहले कमीशन ले लिया। हमने बोला कि हम सेल करेंगे आपके लिए, हमें कमीशन दे दो,
तो उन्होंने एडवांस में दे दिया, हमने सेल करे नहीं या उनका काम करे नहीं। तो जो कमीशन लिया है वो हमारा उधारी है, जब उनका काम कर देंगे वो हमारा इनकम बन जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसको देसी लैंग्वेज में अदरवाइज हम बोलेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैसे लिया? कमीशन कैश में लिया होगा, 2000 प्लस कैश बढ़ गया। और अगर ये इनकम होता, खाली कमीशन रिसीव्ड होता तो कैपिटल में ऐड होता, बट फिलहाल ये इनकम हुआ नहीं, हमने लिया है उधारी पे, मतलब एडवांस में लिया है, तो इसलिए प्लस 2000 एक अलग सा लायबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्रेडिटर नहीं है। अगर इसके लिए काम कर देंगे तो ये कमीशन हमारा बन जाएगा इनकम, काम नहीं करेंगे इसको 2000 वापस देंगे, तो ये हमारा उधारी में चलेगा। देन पेड टू क्रेडिटर महेश इन सेटलमेंट 22,500। महेश से 25,000 का खरीदा था क्रेडिटर, उसको 25,000 चुका दिया 22,500 देके। पेड टू क्रेडिटर महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट, फुल्ली सेटल कर दिया। हमने बोला कि हम आपसे खरीदते रहते हैं और 25,000 को लेना था, हमें डिस्काउंट दे दो 10%, तो उन्होंने हाँ भर दिया। हमने 22,500 देके निपटा लिया। 22,500 कैश से माइनस करो और 25,000 क्रेडिटर गायब हो गया, इनको रिपेमेंट कर दिया, तो हमारा 2500 प्रॉफिट हो गया। हमारा जो इनकम हुआ, द डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट यहाँ पे इनकम है, वी रिसीव्ड डिस्काउंट बाय पेइंग मिस्टर महेश। तो डिस्काउंट कैपिटल को, इनकम कैपिटल को बढ़ाता है। रेंट रिसीव्ड ऐड होगा, कमीशन रिसीव्ड ऐड होगा, जो हमारा इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड होगा, डिस्काउंट पेड माइनस होगा, कमीशन पेड माइनस होगा, रेंट पेड माइनस होगा, वेजेस पेड कैपिटल से माइनस होगा, कैश में देंगे तो कैश में, चेक में देंगे तो बैंक से माइनस होगा। खर्चा कैपिटल को घटाता है, ये इनकम है तो कैपिटल को बढ़ा दिया। देन 8th, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ व्हिच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो 5,000 कैश आया, तो कैश में सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, तो इसको मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। 8th ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ व्हिच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 5,000 कैश में आया, तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ व्हिच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो 5,000 कैश में ऐड करो और स्टॉक से माइनस करो 15,000। स्टॉक से 15,000 का गुड्स गया, कैश में 5,000 मिला, तो स्टॉक से 15,000 माइनस करो। इसको 18,000 में बेचा है, 18,000 में, 18,000 से 5,000 कैश मिल गया, 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो 13,000 का डेटर से बढ़ गया। हम जिसको उधार पे बेचते हैं, ही इज कॉल्ड आवर डेटर। जिसको हम उधार में बेचेंगे वो हमारा डेटर है, वो हमें पैसे देगा। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। 15 का कॉस्ट का 18 में बेचा, तो प्रॉफिट 3,000, तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, प्लस 3,000 इंक्रीजेस द कैपिटल। अब देखो ये तीनों का एडिशन इज इक्वल टू 3,000, यानी 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। दिस इज द न्यू इक्वेशन। ऐड करके न्यू इक्वेशन के साथ 8th ट्रांजैक्शन ऐड करोगे, या न्यू इक्वेशन आएगा। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। हम बिजनेस के लिए जो एसेट खरीदते हैं वो एक साल में या महीने में, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, वो एसेट घट जाता है 10% बोला है। तो हमने 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, इसका 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑफ 20,000, 2,000 फर्नीचर का वैल्यू गिरा। डेप्रिसिएशन का वैल्यू गिर जाना ड्यू टू यूजर, मतलब इफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ पुराना होता है फर्नीचर, तो उसका वैल्यू गिर जाता है। इसको बेचेंगे तो 18,000 मिलेगा, इनका अजम्पशन यही है। तो ये जो 2,000 घट गया फर्नीचर का, ये हमारा खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल से माइनस करोगे और ये दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन जो आया, ये दोनों को ऐड करके यू विल बी गेटिंग द न्यू एंड फाइनल इक्वेशन। और दिस इज असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी 1,79,500 दोनों साइड 1,79,500 असेट इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसमें लायबिलिटीज ये क्रेडिटर जीरो हो गया तो एक ही लायबिलिटी है और कैपिटल भी है। And this is all about this question. And next one you can see. This is the fourth one, accounting equation. So present the following transactions in the accounting equation. Gurman commenced business with the capital 25,000, check 25,000 to open a bank account. तो and check, कैश भी दिया, चेक भी दिया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ गुरमान, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैश में रुपीज लिखो, बैंक में रुपीज लिखो, और हर किसी आइटम के साथ रुपीज लिखो। हो सकता है कि एसेट में खाली 1 रुपीज लिख देने में सबको कवर कर देगा, बट आपके मर्जी। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000। तो आपके कैश बढ़ेगा +25, बैंक बढ़ेगा +25, टोटल कैपिटल लाया 50,000। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी 0। देन सेकेंड होता है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। स्टॉक बढ़ेगा, आपके स्टॉक आया, गुड्स खरीदा तो स्टॉक +4,000। उधार में खरीदा है तो उधारी बढ़ेगा। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ चुके हैं, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, उधार दाता, उधार देने वाला। तो हमारा क्रेडिटर भी 4,000 बढ़ेगा, क्रेडिटर विल बी इंक्रीजिंग बाई 4,000। तो ये दोनों को ऐड करके न्यू इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, ये दोनों लाइन्स को ऐड करके पहला ट्रांजैक्शन, देन दूसरा होगा, तभी तो न्यू इक्वेशन बनेगा। देन इसके बाद हर ट्रांजैक्शन में न्यू इक्वेशन बनेगा। देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1,000, स्टॉक आया और कैश गया, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1,000। तो कैश गया और स्टॉक आया इज इक्वल टू 000। तो न्यू इक्वेशन प्लस थर्ड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन ऐड कर दो। देन फोर्थ वन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फिक्स्ड एसेट खरीदा फर्नीचर, तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपये कैश गया, एक फिक्स्ड एसेट यानी फर्नीचर आ गया 500 रुपये का। जब भी जो आता है इसको एक एक करके लिखते रहते हैं। अगर आप बैलेंस शीट इसको बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, कैश, देन बैंक, देन स्टॉक, देन डेटर, देन फर्नीचर। ये लिक्विडिटी फॉर्म में बनेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। इज इक्वल टू 0,0। अभी न्यू इक्वेशन प्लस फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन। देन फिफ्थ वन, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, पैसे बैंक से निकाला, कैश से मत माइनस करो। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 700 फ्रॉम बैंक, तो कैश से नहीं बैंक से माइनस करो। ये बैंक से 700 रुपये निकाल लिया खर्चा के लिए, पर्सनल यूज, नहीं तो ऑफिशियल यूज होता तो कैपिटल से माइनस होता और बैंक से माइनस था और लिखते इसे। पर्सनल यूज होता है कैश कैपिटल दोनों माइनस कर दो, कैपिटल से माइनस करो, घर का खर्चा के लिए निकाल लिया। और बिजनेस के लिए खर्चे के लिए निकाला होता तो कैश में ऐड होता, बैंक से लेस होता। तो फिर न्यू इक्वेशन प्लस फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ऐड करो। सिक्स्थ होता है पेड रेंट 200, यू सी पेड रेंट 200, खर्चा है रेंट हमारा, पेड रेंट 200। तो रूप 200 में हमारा कैश से माइनस करो 200, पैसा गया, और रेंट हमने पे किया, ये हमारा खर्चा है, तो कैपिटल से 500 रुपये माइनस करो, कैश कैपिटल। अगर चेक में दिया होता तो बैंक से माइनस करते, कैपिटल से माइनस करते। फिर न्यू इक्वेशन प्लस सिक्स्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन। सेवेंथ वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 100 रुपये, बैंक वाले हमें 100 रुपये ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट हमें मिला तो हमारा बैंक घर में आकर घंटी बजाएगा, आप डोर खोलोगे तो आपको 100 रुपये देगा, ऐसे नहीं करता, बैंक आपके खाते में डाल देता है। तो बैंक में 100 रुपये बढ़ेगा, बैंक में 100 रुपये बढ़ेगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 100 रुपये।
तो बैंक में 100 रुपीज बढ़ेगा क्योंकि बैंक आपका घर में आके देता नहीं है, और ये हमारा इनकम है, इनकम कैपिटल को बढ़ाता है, प्लस 100 रुपीज कैपिटल। देन 6th ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन प्लस 7th ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन, ऐड कर दो प्लस। देन 8th 9th 10th, ये तीनों अच्छी तरह हम देखते हैं। 8th 9th 10th। 8th सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट 500 पर 700, 500 का 700 में क्रेडिट में बेचा, जिसको उधार में बेचेंगे ही इज आवर डेटर। उसका नाम पता नहीं है, नाम तो होगा। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग से 500 पर 700, तो स्टॉक से 700 जाएगा, स्टॉक से 500 जाएगा। 500 का गुड्स कॉस्ट प्राइस स्टॉक से माइनस होगा, जिसको उधार में बेचेंगे उसका वो है हमारा डेटर। 100 लोगों को उधार में बेचेंगे, 100 लोगों का नाम नहीं लिखेंगे, दे आर ऑल टर्म्ड एज डेटर, तो 700 का डेटर बढ़ेगा। अगर हम 500 का चीजें 700 में बेचेंगे तो हमारा 200 रुपये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो अभी न्यू इक्वेशन प्लस 8th ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अगेन न्यू इक्वेशन। देन 9 10 हम देख लेंगे, 9 और 10। सी 9 और 10 पेड टू क्रेडिटर्स 400, पेड टू क्रेडिटर्स 400, कैश से माइनस और क्रेडिटर से माइनस, क्योंकि हमारा हम क्या पे कर रहे हैं बताया नहीं, तो हम डेफिनेटली कैश पे कर रहे हैं, हम बैंक से नहीं पे करेंगे। लिखा होता पेड बाई चेक तो बैंक से माइनस करते। और पेटी एक्सपेंसेस पेड, छोटा मोटा खर्चा, चाहे दे दिया, पिला दिया कस्टमर को, किसी को 10 रुपये किसी को दान कर दिया, रिक्शा फेयर दे दिया 15 रुपये, ये छोटे मोटे खर्चा मिला के 200 है। तो पेटी एक्सपेंसेस 200, तो इसमें 200 कैश से माइनस करो, 200 कैपिटल से माइनस करो, खर्चा है। तो ये जो दोनों से माइनस हो गया, अभी ये न्यू इक्वेशन को 10th ट्रांजैक्शन के साथ ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल न्यू इक्वेशन। तो 9th न्यू इक्वेशन प्लस न्यू इक्वेशन प्लस 9th ट्रांजैक्शन में न्यू इक्वेशन आया, फिर जो पेटी एक्सपेंसेस पेड वाला ट्रांजैक्शन को ऐड कर दोगे तो अगेन न्यू इक्वेशन आ जाएगा। ये बैलेंस शीट में एक एक करके दिखाया जा सकता है। तो इन्होंने नोट्स दे दिया। 1 रेंट पेड विल रिड्यूस कैश बाय 200, रेंट बीइंग एन एक्सपेंसेस विल रिड्यूस प्रॉफिट बाय 200, खर्चा प्रॉफिट को घटा देगा, यानी कैपिटल को घटा देगा। 10 कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 200, कैश कैपिटल दोनों से माइनस। देन सेकेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक विल इंक्रीज बैंक बैलेंस, क्योंकि आप घर में आके कैश नहीं देते। इट बीइंग एन इनकम विल इंक्रीज प्रॉफिट बाय 100, 10 कैपिटल विल बी इंक्रीज, कैपिटल बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 500 एंड डेटर्स विल इंक्रीज बाय 700, हमने जब बेचा उधार पे तो 200 प्रॉफिट, कैपिटल विल बी इंक्रीज बाय 200, 700 में बेचा, उधारी में 500 का चीज है। मर्केंटाइल सिस्टम में उधारी को अकाउंट फॉर करेंगे, प्रॉफिट बीइंग 200, कैपिटल में 200 ऐड करेंगे। तो दिस इज नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीजें है, इसको पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ। तो इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, एडजस्टमेंट जो बाद में पता चलता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड। हमने खर्चा कर लिया, पैसे नहीं दिया, हमने मालिक को बुलाया, हमने बोला भाई गार्डनिंग करो, ऑफिस के हेड ऑफिस के सामने वाला गार्डनिंग में, उसने गार्डनिंग करा, जब पेमेंट करने का टाइम आया तो वो छुट्टी में है अभी, तो उसको पैसे नहीं दे पाए, वो कैश लेता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एज इट इज एन एक्सपेंस। ये मालिक का खर्चा है, हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट, क्योंकि ये खर्चा है ना, हमने पे नहीं करा है, तो ये प्रॉफिट को घटा देगा फ्रॉम द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, इसी साल का प्रॉफिट को घटा देगा। पेमेंट हम उसको अगले साल करेंगे या 3 साल के बाद आएगा ले जाएगा, वो अलग बात है,
वो आएगा तब लेके जाएगा, वो अभी गायब है। तो हम क्या करेंगे ना, कैपिटल से माइनस करेंगे, लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो मेक ए न्यू कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर एक ही खर्चा होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल पे नहीं करा, उसका अलग अलग कॉलम बनाएंगे, नहीं तो एक ही कॉलम बना देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज द अमाउंट इज स्टिल टू पेड। ये पैसा हमने दिया नहीं, अभी देना है। देन कम्स योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एडवांस में पे कर दिया। और दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, दे आर yet due but paid, they are not yet due but paid, अभी तक ड्यू नहीं हुआ, हमने पे कर दिया। जैसे प्रीपेड, आजकल जो मोबाइल हम यूज करते हैं उसका जो बिलिंग सिस्टम होता है वो प्रीपेड बेसिस पे होता है। आप पैसे देंगे, खर्चा करने से पहले पैसे देंगे। हमारा बिजनेस मोबाइल को चार्ज करा 1000 रुपए का, यूज नहीं करा, तो आज पे कर दिया, आज हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग है 31 मार्च, ये तो एडवांस में पे कर दिया, आज दिन भर यूज भी नहीं करा, तो ये आने वाले साल में खर्चा होगा। तो ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये ड्यू नहीं हुआ है, ये खर्चा हम करें नहीं, पहले पे कर दिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन अकाउंटिंग इक्वेशन, डिडक्ट फ्रॉम कैश आज पेड इन, आज कैश इज पेड। अगर हम पैसे देंगे तो कैश से माइनस करेंगे, अगर चेक में देंगे तो बैंक से पे करेंगे, ऑनलाइन देंगे तो बैंक से माइनस करेंगे। A new column on the asset side is in the name of a prepaid expenses as the amount is paid in advance। एक कॉलम बना दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बढ़िया सुनाई देता है। तो नहीं तो लिखना प्रीपेड मोबाइल बिल, प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी, ऐसे करके, या सैलरी पेड इन एडवांस, ऐसे करके अकाउंट बना, हर किसी के लिए बना सकते हैं। और बहुत सारे हमारा जो पेज है, कॉलम है, लिमिटेड है, इस प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखो, और जो आप पर्टिकुलर्स में लिख दो, मोबाइल बिल पेड इन एडवांस, फिर नेक्स्ट में लिखो सैलरी पेड इन एडवांस, फिर नेक्स्ट में लिखो रेंट पेड इन एडवांस, फिर लिखो जो जो एडवांस में पे करो उसे लिखते जाओ। देन अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम बड़ा मजेदार इंग्लिश है, इनकम मिलने वाला है, अक्रूड, अक्रू कर गया है, दैट इज accrued income is that income which has been earned but not received during the current accounting period। मतलब आपने बैंक में एफडी करा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, हर दिन 100 रुपये, 1 लाख रुपए एफडी करा है तो, या जितने लाख रुपए एफडी करा है उसमें डेली 100 रुपीज एक्रू कर रहा है, बट आपने लिया नहीं बैंक से, तो वो इनकम बढ़ा रहा है। या कोई टेनेंट को बिजनेस का एक एक्स्ट्रा शॉप था, उसको यूज नहीं हो रहा था, हम किसी को लेट आउट कर दिए, उसने हमें रेंट देता है, तो वो हमने उसे लिया नहीं, अक्रूड इनकम है हमारा रेंट, हमने ले लेंगे तो कैश में ऐड हो जाएगा, हम लिए नहीं तो वो एक्रू कर रहा है, वो कैपिटल में भी ऐड होगा क्योंकि ऑलरेडी एक्रू हो गया। तो ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐड इन कैपिटल एज द इनकम एंड विल इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, इसी साल का इनकम है, करेंट अकाउंटिंग पीरियड में इसको इनकम के हिसाब से ट्रीट करो। और मेक ए न्यू कॉलम इन द एसेट साइड इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम आज द इनकम इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, मिलने वाला है, मिला नहीं। अक्रूड मतलब हमने कमा लिया, पैसे लिया नहीं। ऑनर्ड नेक्स्ट होता है लास्ट, हम ये चारों आइटम कई बार पढ़ चुके हैं बट अभी हम इसका असलियत देख रहे हैं। ऑनर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम है हमने एडवांस में ले लिया, रेंट हमारे एक शॉप में कोई रह रहा है और उसने एक साल में 1,20,000 देता है, 10,000 रुपये महीना, तो उसने बोले इकट्ठे पैसे दे दिया, तो हमने पैसे एडवांस में ले लिया, 31 मार्च को दे दिया आने वाले साल के लिए यूज करने के लिए। तो बोला कि ये रख लो, मैं तो शॉप छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, एंड फॉर 1 ईयर आई एम हियर। तो वो इनकम, वो जो पूरे 12 महीने रह लेगा ना, तो पूरे हर 1 महीने रहेगा तो 10,000 हमारा इनकम बनता जाएगा। ये अनअर्न्ड इनकम है, पैसे ले लिया बट इनकम नहीं हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इज दैट इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इस साल पैसे मिल गया 31 मार्च को, अगली साल वो अर्निंग में आएगा, जब कमाएंगे, जब वो बंदा रह लेगा या हम किसी का काम कर देंगे, तो इन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस विल बी कन्वर्टेड इनटू इनकम।
ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट है? ऐड इन कैश आज इनफ्लो ऑफ कैश, ये पैसा आ रहा है, पैसे ले लिया, कैश में ऐड कर देंगे, चेक लेंगे तो बैंक में ऐड करेंगे। मेक ए न्यू कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम आज द अमाउंट इज ये रिसीव्ड इन एडवांस। एक कॉलम बना देना, वो इंडिविजुअली बना देना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और ये मतलब जो भी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक ही कॉलम बनाना अनअर्न्ड इनकम का। उसमें कई सारी चीजें और पर्टिकुलर इसमें तो मेंशन रहेगा, रेंट इन रिसीव्ड इन एडवांस, और नीचे लिखा होगा, और एक ट्रांजैक्शन में होगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे। तो ये सारे उसी टाइम हम इसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर्स कॉलम पे। देन एक इलस्ट्रेशन अगर करेंगे तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। इसको हम समझ लेंगे ठीक ठाक तरीके में। How are the following items dealt in accounting equation? Interest due but not received, outstanding interest. Interest due but not received shall be added to asset on one side and due and to the capital on the other side. इंटरेस्ट ड्यू एक एक कॉलम बना देना, अक्रूड इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ड्यू को ऐड कर देना और कैपिटल में ऐड कर देना। ये अनअर्न्ड इनकम है, ये अर्न्ड इनकम है बट नॉट रिसीव्ड। ये इनकम हमने कमा लिया बट पैसे नहीं आया। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी वैसे ही है, हमने एडवांस में रिसीव कर लिया रेंट बट इसको कमाया नहीं, कैश आ गया बट ये हमारा लायबिलिटी है। तो सेकेंड में इट विल इंक्रीज कैश ऑन द एसेट साइड एंड इंक्रीज लायबिलिटी, क्योंकि हमने रेंट ले लिया बट वो आदमी ने रहा नहीं, यूज नहीं किया घर को। जब 1 महीने या 4 महीने यूज कर लेगा जितने मंथली रेंट के हिसाब से, तो ये हमारा अर्निंग बनेगा। हम ये इनकम का एडवांस में ले लिया, इट इज अ लायबिलिटी। देन थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 15,000। तो हम चेक में यूजुअली पे करते हैं, कैश में भी पे कर सकते हैं। तो इट विल इंक्रीज डिक्रीज वन साइड, कैश डिक्रीज करेगा, और अगर चेक में पे नहीं किया तो लिखा है खाली पेड, मतलब कैश में पे किया। तो एडवांस में पे करने तो एसेट है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अनदर इंक्रीज इन अनदर एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस। बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो हम इसको बोल सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। फोर्थ, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी से मतलब एक खर्चा है, ये खर्चा है बट हमने पे नहीं किया, ये पे नहीं किया तो ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, खर्चा है तो माइनस कर देंगे, एंड बीइंग अनपेड विल बी एडेड टू लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल में डिडक्ट होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें माइनस होगा, और एसेट साइड में 0, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देन और ये भी डिस्कस कर लेंगे, इलस्ट्रेशन 6 भी डिस्कस कर लेंगे। Then we will be doing this illustration 6 in the next page. पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर कर लेंगे। This is illustration 6. Illustration 6 में Anil had the following transactions. Commenced business with cash, cash में ऐड और कैपिटल में ऐड। Purchased goods for cash 20,000 and credit 30,000. तो स्टॉक में हम 50,000 ऐड करेंगे, कैश से 20,000 माइनस करेंगे, और क्रेडिट और लायबिलिटी में 30,000 ऐड करेंगे। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, स्टॉक से -30, कैश में ऐड 40,000। पेड रेंट 500, सैलरीज 5,000, कैश में 5,500 लेस करेंगे
और कैपिटल में 5500 लेस करेंगे, खर्चा है। रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे 1100 और 1100 और कैपिटल से लेस करेंगे क्योंकि खर्चा है 1100। सिक्स्थ, बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा फर्नीचर, तो फर्नीचर असेट में ऐड करेंगे 5000 और लाइबिलिटी में क्रेडिटर में ऐड करेंगे फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर में 5000, क्योंकि गुड्स खरीदेंगे तो क्रेडिटर में ऐड करेंगे। अगर हम फर्नीचर खरीदें तो अलग से कॉलम बना देंगे, क्रेडिटर फॉर असेट्स या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। देन बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग से कैश कैपिटल लेस 5000, पर्सनल यूज, ऑफिशियल यूज होता तो कैश से माइनस फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर एक एसेट करके उसमें ऐड कर देते। देन 8th, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कैश से माइनस कंप्यूटर में ऐड, दोनों एसेट साइड में बढ़ेगा घटेगा। देन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, घर का खर्चा के लिए निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 1000, ओनर को 1000 रुपये कैश दिया इंटरेस्ट के लिए और 500 रुपये ओनर ने जो ड्रॉ किया था उससे लिया। ये दोनों बिजनेस के लिए इनकम, ये बिजनेस के लिए इनकम और ओनर के लिए खर्चा है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर, ओनर के लिए खर्चा है, ये दोनों कैपिटल में ऐड माइनस होगा। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन हिज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड आल्सो हिज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनाओ। तो ओके फाइन, विल सी इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नाउ सी, इसके नीचे बैलेंस शीट भी आपका बना दूंगा। तो आपको ट्रांजैक्शन याद हो गया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, फॉर्मेट पता है, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। तो ये ट्रांजैक्शन में आप क्या करोगे ना, 20,000 कैश गया, 50,000 दोनों गुड्स आ गया 50,000, तो स्टॉक में प्लस 50,000 और उधारी लिया 30,000। देखो 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कैश में 40,000 ऐड करो, स्टॉक कॉस्टिंग 30,000 माइनस स्टॉक 30,000, 10,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करो, कैपिटल में ऐड करो। रेंट पेड, रेंट एंड सैलरीज पेड, रेंट एंड सैलरीज पेड, अरे इसको ऐड करते जाओ, 1 + 2 इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन प्लस थर्ड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन प्लस फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन। तो रेंट पेड 500, सैलरी पेड 5,000, तो टोटल खर्चा 5,500 माइनस दोनों साइड से। कैश से अलग अलग रेंट पेड, सैलरी पेड दोनों इकट्ठे लिख सकते हो, रेंट पेड एंड सैलरी पेड न करके अलग अलग दिखा दो, यानी एक लाइन में ये, दूसरा लाइन में ये, तीसरा लाइन में ये, फोर्थ लाइन में न्यू इक्वेशन, इट इज लाइक दिस। देन रेंट एंड पे, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों को अलग अलग लाइन में दिखाना। तो दैट इज रेंट, ये तो उधारी है, तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाओ। हम इतने सारे कॉलम इकट्ठे नहीं बना सकते, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे नहीं, एक ही आउटस्टैंडिंग कॉलम बना दो, उसमें सब कुछ कर। तो इसमें रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग में 100 रेंट आउटस्टैंडिंग में, सैलरी आउटस्टैंडिंग अलग, तो कैपिटल में भी दोनों को माइनस कर दो, ये खर्चा है हमारा इसलिए, और ये हमारा उधारी बढ़ गया। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन को न्यू इक्वेशन में ऐड करके, फिफ्थ ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन के साथ फिफ्थ ट्रांजैक्शन ऐड करो, फिर अगेन न्यू इक्वेशन आएगा। बट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधारी में फर्नीचर खरीदा, तो जो उधारी में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एक एसेट है तो फर्नीचर में ऐड करो, उधार में खरीदा तो वही एक ही क्रेडिटर में डाल दो, एक क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एसेट्स। बट इसको यूजुअली अलग दिखाना बेटर रहता है, और खाली क्रेडिटर लिखा है मतलब क्रेडिटर फॉर गुड्स भी है, क्रेडिटर फॉर एसेट है, तो इसको दोनों को ऐड करके सिक्स्थ ट्रांजैक्शन ऐड करके न्यू इक्वेशन। देन बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000, कैश से माइनस, कैपिटल माइनस, घर का खर्चा, अब रेफ्रिजरेटर खरीदा, कुछ भी करो, बच्चे का स्कूल फी पे करो, दैट इज प्राइवेट यूज। देन न्यू इक्वेशन, सेवेंथ ट्रांजैक्शन अगेन न्यू इक्वेशन। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश, कैश गया कंप्यूटर आया, कैश से माइनस कंप्यूटर गया कि न्यू कॉलम बना दो, ऐड कर दो, तो बाकी लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है।
Then this old equation, 8th transaction will be new equation. Withdraw cash for personal use. घर का खर्चा के लिए 10,000 कैश निकाल लिया, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस. देन न्यू इक्वेशन था, ओल्ड हो गया, 9th ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये ओनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, ओनर के लिए खर्चा है. बिजनेस के लिए इनकम है तो ऐड करोगे, ओनर के लिए लॉस है तो लेस करोगे. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है तो माइनस करोगे पहले, ओनर के लिए इनकम है और बिजनेस ओनर का होता है तो प्लस करोगे. ये बुक एंट्रीज बोलते हैं, ये ओनर लेता नहीं है तो इसका इफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि एसेट साइड में जीरो इफेक्ट, लायबिलिटी साइड में भी जीरो इफेक्ट. तो अगेन 10th न्यू इक्वेशन with added to 10th transaction will be new equation, including creditors for furniture 5,000. यहाँ पे जो फर्नीचर का क्रेडिटर ये अलग है और इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. और जो एसेट दिखाएंगे पहले करेंट एसेट दिखाएंगे लाइक दिस, कैश, स्टॉक, देन फर्नीचर, देन कंप्यूटर, ऐसे करके दिखाएंगे. और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, ये लिक्विडिटी फॉर्म में ऑलरेडी है. नहीं तो फर्नीचर अगर पहले होता है कैश के बाद तो स्टॉक को लाते पहले फर्नीचर को ट्रांसफर करते. मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आएगा. ये देखो, स्टॉक, कैश इन हैंड, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, बैलेंस शीट ऑफ अनिल आजाद. तो ये ऑलरेडी लिक्विडिटी फॉर्म में है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर. तो ये इसी फॉर्म में लिखेंगे बैलेंस शीट में. अगर ये फर्नीचर सेकेंड में होता, स्टॉक थर्ड में होता, तो उसको यहाँ पे अदली बदली करके लिखते, पहले स्टॉक लिखते फर्नीचर लिखते. ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा. और क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल इधर लिखेंगे. क्रेडिटर यूजुअली जो हमारा स्टॉक खरीदते हैं जिससे, वो क्रेडिटर होता है. यहाँ पे क्रेडिटर का नाम चेंज कर देंगे, नहीं इसको क्या करेंगे हम, आई टेल यू व्हाट विल डू. हम लिखेंगे क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग वेंडर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिख देंगे, इंक्लूडिंग वेंडर और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. नहीं तो क्रेडिटर का 2 कलम बनाएंगे, 30,000 लिखेंगे नॉर्मल क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000. ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकता है. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से एक ही कलम बनेगा, उसमें 1100 आ गया. कैपिटल, ये जो आपके ये वाला कैपिटल 38,400. और ये जो अमाउंट से लास्ट डे का, लास्ट ट्रांजेक्शन का यही अमाउंट इधर आएगा और दोनों साइड टैली होगा. बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस्ड. Assets is equal to all liabilities plus owner's capital. It is always equal. Liabilities is equal to assets. Liability में capital आता है, capital business के internal liability होता है, it is due to the owner. And this was all about your studies today. तो बार बार इसको देखोगे, समझोगे, सुनोगे तो आपको अकाउंट्स बिल्कुल अच्छी तरह आ जाएगा. And thank you, Team Educate.